वेलकम टू indiagearup.com। यह है बेसिक इंग्लिश ग्रामर और आप देख रहे हैं वर्ब्स। चलिए वर्ब्स को समझते हैं। डेफिनेशन। वर्ब्स वह शब्द है जिसमें किसी के कार्य, व्यापार, अधिकार, संबंध या अवस्था का बोध हो। ठीक है, जहाँ पे आपको पता चले कुछ काम हो रहा है, अधिकार है, संबंध है या अवस्था, इस सब का सेंस हो, आपको बुझाए, तो इसे वर्ब कहते हैं। अ वर्ब इज अ वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन, पोजीशन, रिलेशन और स्टेट ऑफ बीइंग। ठीक है, अ वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू टेल और assert something about some person or thing। ठीक है, ये सब डेफिनेशंस हैं जो कि मैंने हिंदी में समझा दिया है। उससे और क्या हिंदी में सबसे बेटर समझ में आता है। लाफ, इट, गो, रन, प्ले, एम, इज, आर, कैन, कुड, शैल, विल, एट्सेट्रा, ये सब है आपका वर्ब। ठीक है, अब देखिए एक्शन। एक्शन के अंतर्गत क्या आता है? कार्य। चिल्ड्रन प्ले, तो प्ले वर्ब हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक्शन हो रहा है, खेला जा रहा है। द मैन वॉज वॉकिंग, वॉकिंग यहाँ पे एक्शन हो रहा है, तो ये भी वर्ब हो गया, was walking। I was taught, मुझे पढ़ाया गया था, was taught हो गया वर्ब। यहाँ पे एक्शन हो रहा है। ठीक है, अब रिलेशन एंड पोजीशन देखते हैं हम लोग। अधिकार और संबंध। ठीक है, अधिकार और संबंध। अधिकार पोजीशन का होता है, ये उल्टा पुल्टा हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। संबंध रिलेशन, संबंध, और पोजीशन अधिकार। आई हैव अ कार। हैव क्या है? ये क्या बतला रहा है? मेरे पास एक कार है, सम अधिकार बता रहा है। ठीक है, द किंग हैड 3 क्वींस। हैड क्या बतला रहा है यहाँ पे? संबंध, 3 क्वींस है, उसका संबंध है, उसके पास 3 रानियाँ हैं। द पुअर मैन हैज़ नो मनी। हैज़ क्या है यहाँ पे? वर्ब है, बट ये क्या बतला रहा है कि उसके पास पैसे नहीं है। ठीक है, स्टेट ऑफ बीइंग, अवस्था, स्थिति। सीता इज इल या टॉल, तो ये क्या है? वर्ब है, किसके अंदर होता है? स्टेट ऑफ बीइंग। दे आर हैप्पी, तो ये भी वही चीज़ है, खुश हैं, तो हो मतलब अवस्था कैसा उसका? दुखी है, खुश है, लंबा है, बीमार है। ही वॉज अ पुअर मैन, वो कैसा है? गरीब आदमी है, तो ये क्या अवस्था है ना? तो ये ध्यान रखिएगा, स्टेट ऑफ मैटर। इसे मैंने ग्रीन नहीं किया, ग्रीन कर देना चाहिए। ठीक है, मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने हरा भरा कर दिया इसे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। लैक्सिकल या ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब जानते हैं ना, उसी को लैक्सिकल, और ऐसा ही रहता है सेम टाइम। ठीक है, लैक्सिकल ये थोड़ा समझते हैं, लैक्सिकल क्या है और ऑक्सिलरी वर्ब क्या है। लैक्सिकल वर्ब, इनका स्वतंत्र अर्थ होता है और यह वाक्य में मुख्य, ठीक है, समझ में आ रही है, अलग अलग है, मुख्य क्रिया के रूप में प्रयुक्त होता है। लेक्सिकल मेन वर्ब मीन्स, इसको लेक्सिकल को मेन वर्ब बोल सकते हैं, इसको ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए बेस फॉर्म देखेंगे हम लोग, जो V1 होता है उसे बेस फॉर्म बोलते हैं। ये क्या है? बेस फॉर्म क्या है? V1 है। तो मैंने पूरा लिखा नहीं है क्योंकि आपको यह ध्यान रखना होगा। ठीक है, तब आपको अच्छा से समझ में आएगा इंग्लिश। इट, गो, लाफ्ड, ठीक है, एट्सेट्रा। पास्ट फॉर्म V2, एट, वेंट, लाफ्ड, एट्सेट्रा। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इटन, गॉन, लाफ्ड। और ING फॉर्म में से क्या V4 फॉर्म है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म इसको बोलते हैं। ठीक है, तो सब मैं लिखा नहीं हूँ, आप लोग को कुछ मेहनत करना है। ईटिंग, गोइंग, ये आपको जब रिवाइज कीजिएगा PPT से, PDF आपको मिलेगा, तो आपको वहाँ पे ध्यान देना होगा नोट्स बनाने समय भी। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ईटिंग, ईटिंग, लाफिंग, ईटिंग, गोइंग, लाफिंग, एट्सेट्रा। और SES ये होता है V5 फॉर्म। ठीक है, और इसे इट्स, गोज, लाफ्स। तो देखिए ये V1 है, ईट V1, ईट V2, एट V3,
eaten, before eating, its, go, went, gone, going, goes, laugh। ये देखिए यहाँ पे कुछ बेस फॉर्म में एरर है, मैंने ध्यान नहीं दिया, इसे मैं कर, तो इसे थोड़ा ध्यान समझिएगा। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक था, तो इसे थोड़ा क्षमा कर दीजिएगा, ठीक है। तो इससे कोई नहीं, लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड, लाफिंग, लाफ्स, ठीक है। तो ये है वर्ब 1, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे, V1, V2, V3, यहाँ पे लिखा था कि यहाँ पता नहीं क्या लिखा था, 3, V4, V5 नीचे ही लिखा था। कोई मैं ऊपर भी लिख देता, ऊपर नहीं लिखना चाहिए, वो तो स्क्वायर हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, ठीक है, तो वो गलत है, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब किसे कहेंगे? इनका कोई निश्चित शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, प्रयोग के आधार पर उनके अर्थ बदलते रहते हैं, ठीक है। यूज़ के अकॉर्डिंग उसका मीनिंग बदलते रहता है जहाँ जहाँ यूज होगा, ठीक है। इनका प्रयोग टेंस, वॉइस, मूड, क्वेश्चन और नेगेटिव बनाने में होता है, ठीक है। तो टेंस आप पढ़िएगा यहाँ पे, ठीक है, वॉइस भी पढ़िएगा। निम्नलिखित ऑक्सिलरी वर्ब को देखिए, am, is, are, was, were, has, have, has, had, do, does, did, be, been, being, shall, should, will, would, can, could, may, might, must, ought, need, dare, used to, ठीक है। तो ये सब है और भी होते हैं। आपको ध्यान क्या रखना है, कुछ वर्ब जैसे डू का प्रयोग लेक्सिकल वर्ब के रूप में भी होता है, ठीक है, मतलब मेन वर्ब, ये याद रखिएगा। आई डू माई ड्यूटी लेक्सिकल होता है, मेन वर्ब आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना। आई डू माई ड्यूटी ये क्या है, मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है। यहाँ डू का अर्थ करना, इसलिए ये लेक्सिकल है। यहाँ पे डू का मीनिंग है करना। डू यू नो मी, अब यहाँ पे डू का मीनिंग क्या है, कुछ नहीं है। यहाँ डू का प्रयोग प्रश्न करने के लिए करने में किया गया है। यहाँ इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है, अतः इस वाक्य में डू ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है ना, ऑक्सिलरी वर्ब और लेक्सिकल वर्ब मीन्स मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में, ठीक है। ध्यान से एक बार और सुन लीजिएगा, लेक्सिकल वर्ब मेन वर्ब को कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब को कहते हैं, ठीक है। मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब प्रधान या प्रमुख क्रिया, हेल्पिंग वर्ब मीन्स सहायक क्रिया। मेन वर्ब जो क्रिया किसी वाक्य में अकेले या सहायक क्रिया के साथ आती है वह मेन वर्ब होती है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, जो मैंने आपको बताया वहाँ पे थोड़ा सा मुझसे भी गलती हो गई। मेन वर्ब उसको नहीं कहेंगे, लेक्सिकल वर्ब का अपना खुद का मीनिंग होता है और हेल्पिंग वर्ब का अपना खुद का मीनिंग नहीं होता, उसका मीनिंग चेंज होता रहता है या मीनिंग नहीं भी होता है। बट यहाँ पे अब सीखिए आप, ठीक है, कि मेन वर्ब क्या होता है कि आपका जो क्रिया किसी वाक्य में अकेले या सहायक क्रिया के साथ आती है वह मेन वर्ब होती है, कुछ, ठीक है, समझ में आ गया। मेन वर्ब क्या होता है, अकेले आएगा या सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा। The verb used alone or together with helping verb is called main verb. देखिए, I am a boy, I love her, I am reading, he will do it। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि लव अकेले है, यहाँ पे क्या हेल्पिंग वर्ब के साथ रीडिंग आया है, तो ये हो गया मेन वर्ब, ठीक है ना। विल डू इट तो विल डू, ठीक है। आई एम अ बॉय, तो समझ
समझ में आ रहा है ना। एम यहाँ पे आया हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है तो ठीक है। यहाँ पे मेन वर्ब है, यहाँ पे मेन वर्ब है, यहाँ पे इसमें नहीं है। हेल्पिंग वर्ब जो क्रिया टेंस, वॉइस, मूड इत्यादि के निर्माण में प्रधान क्रिया की सहायता करती है उसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, प्रधान क्रिया क्या है? मेन वर्ब। मेन वर्ब का मदद करता है हेल्पिंग वर्ब टेंस, वॉइस और मूड में। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ गया कि मेन वर्ब क्या होता है कि वो अकेले आता है या हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है, और हेल्पिंग वर्ब क्या है कि वो टेंस में बनाने में प्रधान मेन वर्ब का मदद करता है, उसीलिए इसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, इज वन, यहाँ पे ERB लिखा हुआ है, ठीक है, इज वन हेल्प्स द मेन वर्ब टू फॉर्म अ टेंस, वॉइस, मूड एटसेट्रा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल पे। आई एम रीडिंग, ही विल गो, माई ब्रदर हैज कम, यू शुड डू दिस। तो यहाँ पे क्या है? हेल्पिंग वर्ब क्या है कि सेंटेंस में ये आता है मेन वर्ब का हेल्प करने। ठीक है, तो इसीलिए हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। गो क्या है? मेन वर्ब है, तो ये हेल्पिंग वर्ब आया हुआ है। ठीक है, तो सेंटेंस में ये आता है। ठीक है ना, हेल्प करने मेन वर्ब का, टेंस में, वॉइस में, मूड में। ठीक है, अब मूड क्या होता है? मूड ऐसा ये आ जाता है आपका मॉडल्स में। ठीक है, तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लाइक कीजिए पसंद आने पे, और शेयर ज़रूर करें, दूसरे की इससे मदद होगी, आपकी भी मदद होगी। इन ऑक्सिलरी वर्ब्स का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। जो ऑक्सिलरी वर्ब पढ़े थे ना, हेल्पिंग वर्ब का रूप यूज़ में होता है। जैसे एम, इज, ये सब जो था पढ़ देता हूँ एक बार। आर, वाज, वर, हैव, हैज़, हैड, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट, शुड, वुड, नीड, डेयर, यूज्ड टू। इन ऑक्सिलरी वर्ब्स में एम, इज, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, टू, डज, डिड, नीड, डेयर ऐसे वर्ब हैं जो कभी मेन वर्ब की तरह प्रयुक्त होते हैं तो कभी हेल्पिंग वर्ब। तो ये सब मेन वर्ब के भी जैसा यूज होता है और हेल्पिंग वर्ब के जैसा भी यूज होता है। जैसे देखिए, ही इज़ रेडी, तो यहाँ पे इज़ क्या है? मेन वर्ब है। ही डिड दिस, तो यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, क्योंकि इसका मीनिंग नहीं आ रहा है। ठीक है, मीनिंग इसका नहीं है। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है? नंबर 1 पे, यदि किसी वाक्य में एक ही क्रिया हो तो वह मेन वर्ब कहलाएगी। ठीक है, एक ही क्रिया रहेगा, समझ में आ गया? मेन वर्ब इसे क्यों कहें? क्योंकि एक ही वर्ब है तो वो मेन वर्ब कहलाता है। दो वर्ब रहता है तो उसे हेल्प। आई हैव अ डॉग, हैव क्या है? मेन वर्ब। ही इज अ बॉय, मेन वर्ब। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नंबर 1 को याद रखिएगा। नंबर 2 नोट में आपको क्या याद रखना है? यदि किसी वाक्य में 2 या 2 से अधिक वर्ब एक साथ प्रयुक्त हों तो सबसे अंत में आने वाला वर्ब मेन वर्ब कहलाएगा, अन्य वर्ब हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत कोई को कन्फ्यूजन रहता है मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब पता करने में। आई हैव बीन रीडिंग, अब ये हैव बीन क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब, रीडिंग हो गया मेन वर्ब, हैव बीन आपका हो गया हैव हेल्पिंग वर्ब, सॉरी, बीन भी हेल्पिंग वर्ब और रीडिंग भी रीडिंग मेन वर्ब। आई हैव बीन अ टीचर, तो हैव हो गया व्हाट हेल्पिंग वर्ब, बीन हो गया मेन वर्ब। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, वर्ब का ऑब्जेक्ट। ठीक है,
तो कैसे पता करते हैं? कर्ता के अतिरिक्त क्रिया का फल जिस शब्द या शब्द समूह पर पड़ता है उसे हम उस क्रिया का ओ कहते हैं। क्या यार, ओ कहते हैं क्या? ओ सॉरी, ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मैंने ठीक कर दिया, ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट प्रायः क्रिया के तुरंत बाद आता है और यह कोई नाउन या प्रोनाउन या नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज होता है, ठीक है ना, समझ में आया। तो वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, तुरंत बाद आता है किसी क्रिया के बाद, और वो नाउन, ये सब कहते हैं नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज, कुछ भी नाउन क्लॉज कह सकते हैं, होता है वर्ब के साथ। अब देखिए मेन यहाँ से समझना आपको ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे। वर्ब के साथ व्हाट या हुम लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वही वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, समझ में आया। ये मेन चीज़ है, आपको यहाँ ध्यान देना है। अगर कोई उत्तर नहीं मिले तो समझें कि अभिष्ट वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है सेंटेंस में, ठीक है। तो चलिए, जैसे राम एट्स राइस, इट्स व्हाट, क्या आपको सेंड करना है क्वेश्चन, व्हाट या हुम। इट्स व्हाट बोलेगा राइस, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट वर्ब का। क्या खाता है, चावल। अतः इस वाक्य में क्रिया इट्स का ऑब्जेक्ट राइस है, ठीक है। तो हम लोग इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप हमारे पीडीएफ भी पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। बट पीडीएफ सिर्फ पढ़ने से उतना नहीं होगा, कुछ कुछ मैं छोड़ता हूँ जानबूझ के, कि आप वीडियो देखिए फिर पीडीएफ पढ़िए, आप अपना भी नोट्स बना सकते हैं। रिवीजन पर्पज़ से हम लोगों ने पीडीएफ आप लोग को देते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। आई लाइक दिस ब्यूटीफुल फ्लावर्स, तो लाइक व्हाट, लाइक है ना वो, तो व्हाट द ब्यूटीफुल फ्लावर्स, क्या पसंद करता हूँ, ये सुंदर फूल, ठीक है ना, दिस ब्यूटीफुल फ्लावर्स। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, है ना, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़। बोलिए हाँ, कमेंट जरूर कीजिए हमारे वीडियो कमेंट सेक्शन में जाके। आता है इस वाक्य में क्रिया लाइक का ऑब्जेक्ट दिस ब्यूटीफुल फ्लावर्स। अब देखिए ये बनाने में बहुत मेहनत लगता है हम लोग को, अगर आपको नहीं लगता है मेहनत तो थोड़ा कंप्यूटर में कीजिएगा, तब बुझाएगा आपको। तो प्लीज़ शेयर कीजिए ज़रूर अपने दोस्तों को। इस वाक्य में क्रिया लाइक का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, दीज ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। माई फादर लव्ड मी वेरी मच, तो यहाँ पे लव्ड हुम, मी, तो यहाँ पे हो गया आपका किसे प्यार करते थे, मुझे। अतः इस वाक्य में क्रिया लव्ड का ऑब्जेक्ट है मी, ठीक है ना। ही इज प्लेइंग इन फील्ड, वह खेलता है कहाँ पे, चाहे क्या खेलता है, क्या खेलता है, कहाँ नहीं, यहाँ पे व्हाट या होम पूछते हैं, तो प्लेइंग व्हाट, कोई रिप्लाई नहीं आया, प्लेइंग व्हाट नहीं आ रहा ना, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या खेल रहा है, कोई जवाब नहीं आया, तो क्या होगा, किसी से खेल रहा है, कोई जवाब नहीं आ रहा है, तो आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो इस वाक्य में वर्ब इज प्लेइंग का ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। नोट आपको क्या रखना है, एक ही वर्ब के दो विभिन्न ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि ही गेव मी मनी, gave what money, gave whom me, तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हो गया, समझ में आ रहा ना बात। यहाँ मी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और मनी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये भी आप बोल सकते हैं, समझ में आया, समझ में आ रहा ना, क्लियर। ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे कोई सेंटेंस में,
वर्ब का कौन ऑब्जेक्ट है। कोई दिक्कत नहीं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए कैसा आपको समझ में आ रहा है, फैबुलस या वेरी गुड, एक्सलेंट। चलिए ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेन वर्ब को दो भागों में बांटा गया है, ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब जिस क्रिया के बाद कर्म ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है वह उसी क्रिया को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। The verb used with an object is called transitive verb. राम eats rice, ऑब्जेक्ट है ना, तो ये हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। I love you, तो ये है ट्रांजिटिव वर्ब। He has helped my brother, तो ऑब्जेक्ट यूज हुआ है तो ट्रांजिटिव वर्ब। I know this, ट्रांजिटिव वर्ब। My brother has read the book, ट्रांजिटिव वर्ब। इन वाक्यों में राइस, माई ब्रदर, दिस, द बुक, दीज ब्यूटिफुल फ्लावर्स। अच्छा ये एक्स्ट्रा है, एग्जाम्पल नहीं दिए, ठीक है, इसको कट। ठीक है, तो यह सब क्या है, ऑब्जेक्ट है, अतः इसके पहले प्रयुक्त वर्ब्स इट्स, लव, हेल्प, नो, रीड और लाइक वाला तो है नहीं, ठीक है, छोड़िए इसको, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएंगे। ठीक है, तो आपका ये सब है क्या, ट्रांजिटिव वर्ब। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। इंट्रांजिटिव वर्ब जिस क्रिया के बाद कर्म का प्रयोग नहीं हुआ हो उस क्रिया को इंट्रांजिटिव वर्ब, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं आएगा वर्ब के बाद तो उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। The verb used without an object is called intransitive verbs. Sentence देखिए, I eat, I go to school, he gets up at 5 o'clock. इन वाक्यों में कोई कर्म नहीं है, अतः प्रयुक्त verb eat, go, walk, sleep, get up, ये सब क्या है, ये सब है आपका, और ये सब कुछ एग्जाम्पल का यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे मैं एडिट कर दूंगा। ट्रांजिटिव वर्ब है, आपको यहाँ तक देखना है, गेट अप है तक, गेट अप तक, ठीक है, गेट अप, गेट्स अप तक, तो ये सब क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। और आप रैन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव में क्लियर हो गया। ट्रांजिटिव उसको कहते हैं जो ट्रांजिटिव वर्ब के ठीक बाद, वर्ब के ठीक बाद कोई ऑब्जेक्ट हो तो उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, और वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो तो उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। बस यही है डिफरेंस। सम स्पेशल नोट्स आपके लिए, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट कभी नहीं आते हैं और हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे गो, कम, सीट, स्लीप, डाई, ये सब ध्यान रखिएगा, ये सब के बाद कभी ऑब्जेक्ट नहीं आता है। 2 नंबर में दूसरा सबसे स्पेशल आपके लिए, अधिकांश वर्ब्स का प्रयोग दोनों ही प्रकार से हो सकता है। जब इनके बाद ऑब्जेक्ट रहता है तब ये ट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं, और जब इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं रहता उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। ठीक है, बहुत से लोग यह समझते हैं कि इट, बीट, रीड इत्यादि क्रियाओं का प्रयोग हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब की तरह होता है, परंतु बात ऐसी नहीं है। जब तक क्रिया के बाद कर्म का प्रयोग नहीं होगा तब तक उस क्रिया को हम ट्रांजिटिव वर्ब नहीं कहेंगे। ठीक है, ये सेंस है। मीन्स कोई भी, जैसे इट है, इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं आया तो उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब नहीं कहेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। ये रूल नंबर पॉइंट ये कहता है, याद रखिएगा। जैसे कि आई इट, तो यहाँ पे क्या है, इट के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो इंट्रांजिटिव वर्ब। आई इट अ मैंगो क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। सी रीड्स, तो ये रीड के बाद कुछ नहीं है तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। सी रीड्स अ बुक, बुक आ गया
तो ये हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, कोई डिफरेंस समझ में आया, क्लियर हुआ ना? चलिए नाइस। द बेल रैंग लाउडली, तो रैंग है लाउडली, तो यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि लाउडली ये क्या है, एडवर्ब है या, ठीक है। द प्यून रैंग द बेल, तो द बेल क्या है, नाउन है, तो यहाँ पे हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, फ्लाई इन क्या प्रीपोजिशन, तो ये तो हो गया आपका इंट्रांजिटिव। बर्ड फ्लाई, बॉय फ्लाई काइट्स, बॉयज फ्लाई काइट्स, काइट्स क्या है, नाउन है, तो इसके बाद ये वर्ब क्या हो गया, ट्रांजिटिव। आई स्पीक टू लाउडली, स्पीक के बाद टू है, तो ये तो नहीं हुआ, ऑब्जेक्ट नहीं आया, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया, तो इंट्रांजिटिव हो गया। आई स्पीक टू लाउडली, सॉरी, तो देखिए यहाँ पे आई स्पीक द ट्रूथ होगा, वो टाइपिंग मिस्टेक था। तो द ट्रूथ ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, कोई दिक्कत नहीं है अब, ठीक है। तो मैं इसे कुछ एरर रहता है तो इसी से मैं सुधार लेता हूँ, क्योंकि आपको बाद में फिर मैं पीडीएफ उतना चेक नहीं, मतलब पीडीएफ बनाने से मैं चेक नहीं कर पाता हूँ, अपलोड करने से मैं, तो एरर रहेगा, उसीलिए मैं एररलेस नहीं, मैं चाहता हूँ कि एररलेस आपको पीडीएफ मिले, ठीक है। तो समझ में आ गया ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, ठीक है। तो इसीलिए आपको मैंने होमवर्क हमेशा की तरह है कि आपको पिक आउट व्हाट मेन वर्ब सेंटेंस से आपको निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस है, मेन वर्ब से मेन वर्ब आपको बताना है, और बताना है कि वो ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है, ठीक है। ये क्वेश्चन डायरेक्शन जो दिया हुआ है उसका मीनिंग, तो ही इट्स, इट है यहाँ पे, तो ये क्या है, ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो इंट्रांजिटिव। इट्स स्लोली, स्लोली ये क्या है, एडवर्ब है, तो ये तो नाउन नहीं आया, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं आया, ऑब्जेक्ट नहीं है ये, तो ये भी इंट्रांजिटिव। सॉरी, सी इट्स राइस, राइस है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे हो गया ट्रांजिटिव, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, ईट होगा यहाँ पे भी, रुकिए कर देता हूँ मैं, ठीक है, मैंने इसे सुधार दिया है, ठीक है। तो आपको एरर लिस्ट मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आपके लिए क्वेश्चन है 9, ये हो गया आपका टोटल 20। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग, और आपको सॉल्यूशन उसका मिल जाएगा कहाँ पे, हमेशा की तरह इन IGU बेसिक इंग्लिश ग्रामर, IGU बेसिक इंग्लिश ग्रामर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको PDFs मिल जाएगी, जो ये वीडियो है उसका, और आपको सॉल्यूशन वहीं मिलेगी, डाउट आपका वहाँ क्लियर होगा। और अगर आप लेवल अप IGU फॉर इंग्लिश फॉर कंपटीशन एंड करेक्ट यूज़ आपने परचेज किया हुआ है ऑलरेडी, तो इसे इग्नोर करें, आपके लिए गुड बाय, टेक केयर ऑफ़ योर लाइफ। बट अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ 2 मिनट दीजिए, आपका लाइफ चेंज हो सकता है अगर आप पहली बार मेरे वीडियो को ये देख रहे हैं तो। फॉर आपके सेटिस्फेक्शन के लिए डेमो लेवल अप हमने बनाया हुआ है फॉर कंपटीशन एंड करेक्ट यूज़, वहाँ पे आपको नाउन्स एंड नंबर्स के टोटल 16 गोल्डन रूल मिल जाएंगे 2 वीडियो में, एडजेक्टिव्स के टोटल 26 गोल्डन रूल्स मिल जाएंगे 4 वीडियो में, और ये जो क्विज़ क्वेश्चंस आपको क्विज़ मिलेंगे 2 सेट, उसे आप फ्री में दे सकते हैं। कैसे, ये फ्री कोर्स है डेमो लेवल अप, ये कोर्स आपके लिए बनाया गया है फ्री, और यहाँ पर 2 चैप्टर का है कोर्स, और इस पे आप जो क्वेश्चन दीजिएगा उसके लिए आपको टॉप में हमारे indiagearup.com पे जाइएगा तो टॉप में दिखेगा रजिस्टर, इस पर क्लिक करना है, फिर आपको एक यूज़र नेम रख लेना है आपके अनुसार, फिर ईमेल आईडी रख देना है, डाल उसमें इंटर कर देना है, फिर उसके बाद आपको पासवर्ड रखना है, फिर रिपीट पासवर्ड कर लेना, आपको याद रखना और रजिस्टर कर देना, तो आप लॉगिन हो गए। तो फिर इस ऑल कोर्स में जाकर डेमो लेवल अप पे क्लिक करके आप टेक दिस कोर्स कर लीजिएगा, उसके बाद आप क्विज़ दे सकते हैं इजीली, और आप जब क्विज़ दे दीजिएगा तो रिव्यू में जाइएगा तो आपको उसका एक्सप्लेनेशन भी दिखेगा। और आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता देते हैं हम लोग कि 50 क्वेश्चंस हर चैप्टर के लिए देते हैं, जिससे कि आपका चैप्टर पे कमांड हो जाए, और
हमारे जो क्विज़ रहते हैं वो करंट एग्ज़ाम पैटर्न पर रहते हैं विद एक्सप्लेनेशंस। और हम लोग जो यहाँ पे आपको प्रॉमिस करेंगे, अगर वो नहीं मिलता है तो आपको 100% मनी बैक गारंटी है, और कोर्स का वैलिडिटी है 1 ईयर। लेवल अप फॉर कंपटीशन एंड करेक्टिव्स बेनिफिट्स देखिए हमारे कोर्स का 369 प्लस गोल्डन रूल्स मिलेंगे आपको, और सब इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम में आते हैं उससे क्वेश्चन, और 12 चैप्टर्स यहाँ पे वेल सेटल्ड आपको मिल जाएंगे, और एक्सप्लेन इन हिंदी एंड इंग्लिश। ये भी लेवल अप जैसे ये समझ रहे हो वैसा ही आपको वहाँ पे भी समझाया जाएगा। और 50 क्वेश्चन मिलते हैं, 5 सेट हर चैप्टर के लिए, आपका अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, गुड अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा चैप्टर पे, और विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ द हिंदू वर्ड्स मिलेंगे आपको हिंदी इंग्लिश मीनिंग के साथ, सिनोनिम्स साथ में, एंटोनिम्स भी। और ये कहाँ मिलेंगे? लेवल अप IGU टेलीग्राम, लेवल अप IGU पे। और ये क्या है कि यहाँ पे कोई भी नहीं जो हमारे कोर्स को परचेज किए हैं उन्हें नहीं तो ब्लॉक कर दिया जाता है। उनसे हम लोग पूछते हैं उनका यूज़र नेम एंड यूज़र ID, ओके, सॉरी यूज़र नेम और ईमेल ID पूछते हैं, जो बताते हैं उन्हें रखा जाता है, नहीं तो उनका गेट आउट कर दिया जाता है। वहाँ पे आपको PDFs मिलेंगे नोट्स बनाने के लिए। हिंदू वर्ड्स यहाँ पे मिलेंगे 10 डाउट्स, एक्स्ट्रा रूल्स, मैनी मोड्स, सो ग्रैब इट नाउ जस्ट 777 फॉर फर्स्ट 100 लर्नर्स। अगर आप फर्स्ट मूवर फास्ट मूवर बनिए, लेजी मत बनिए, नहीं तो आपको ये कोर्स महंगी पड़ सकती है। और चैप्टर वाइज हम लोग रूल्स देख लेते हैं, ये सब आपको यहाँ पे मिलेगा, नहीं मिलेगा तो पैसा वापस। 16 नाउन्स एंड नंबर, 16 नाउन्स एंड केसेस, प्रोनाउन के 11, एडजेक्टिव के 26, वर्ब्स के 31, एडवर्ब्स के 47, प्रीपोजिशन के 42, कंजंक्शन के 19, आर्टिकल्स के 18, सुपरफ्लुअस स्लैंग एक्सप्रेशन एंड स्लैंग 37, टाइम एंड टेंस के 30, वॉइस के 31 और नरेशंस के 23। और आप हमें कॉल कर सकते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए 8539988579 पे, या फिर 9431992623 पे। अगर बिजी बताए तो आप अपना नंबर हमारे ईमेल ID पे सेंड कीजिए helpmeigu@gmail.com पे, हम आपसे कांटेक्ट ज़रूर कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योर लाइफ, बाय बाय।